जब आप कैंसर वर्ड सुनते हैं, स्पेशली प्रोस्टेट या ब्लैडर कैंसर, सबसे पहले क्या चीज दिमाग में आती है? प्रोस्टेट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है मेन में। तो हर 8 आदमी में से एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होगा। तो सर, ये कैंसर स्पेशली प्रोस्टेट और टेस्टिकुलर क्या यंग मैन को भी इफेक्ट करते हैं, लाइक हम जैसे 20, 25, 30, 35 साल वाले लोगों को? तो अगर आप यंग हैं तो टेस्टिकुलर कैंसर बहुत कॉमन कैंसर होता है। कितना बड़ा रोल स्ट्रेस और सेक्सुअल हेल्थ प्ले करता है? सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करते हो तो आपका प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर इनसाइट, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम रोज के हेल्थ इश्यूज, बड़ी बड़ी डिजीज, उनकी प्रिवेंशन और क्योर के बारे में डॉक्टर से सीधी बात करते हैं, सिंपल और समझने लायक तरीके से, ताकि हर शहर, हर गांव का इंसान अपनी हेल्थ को समझ सके। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास गेस्ट, डॉक्टर हर्षित गर्ग। वो एक रिनोन्ड यूरोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन, रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्ट और एम्स दिल्ली के ट्रेंड स्पेशलिस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर गर्ग एक ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उन्होंने अपनी रोबोटिक सर्जरी की एडवांस ट्रेनिंग यूएसए से ली है। ये एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ इंसाइट ऑन किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रोबोटिक ट्रीटमेंट और कैसे आज की टेक्नोलॉजी बना रही है सर्जरी को सेफर और स्मार्टर। और साथ ही हम जानेंगे आदमियों में होने वाले कॉमन कैंसर्स के बारे में। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे इनके शुरुआती लक्षण और कैसे लाइफस्टाइल को अपनाएं ताकि इनसे बचा जा सके। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर हर्षित गर्ग सर का। हेलो डॉक्टर साहब, आप अभी सीधा अपना हॉस्पिटल से डायरेक्ट आप यहाँ आ रहे हैं? जी हाँ हरीश, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ सर। तो सर, जब आप कैंसर वर्ड सुनते हैं, स्पेशली प्रोस्टेट या ब्लैडर कैंसर, सबसे पहले क्या चीज दिमाग में आती है? समझना होगा कि द वर्ड कैंसर इज अ किलर, कैंसर इज नॉट। हमारे जो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मन में जो हमारे भाव होते हैं कैंसर वर्ड से, वो ही हमें मार देते हैं। और कैंसर एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म होता है। बहुत सारी चीजें कैंसर, लो ग्रेड कैंसर होता है, हाई ग्रेड कैंसर होता है, स्टेजेस होती हैं। तो पहली बात तो ये, कैंसर डरना नहीं है। कैंसर वर्ड डरने की कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन है कि समझना है और उसको तरीके से इलाज करना है। ये नहीं कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो पक्का जीवन खत्म हो गया, मैं मर जाऊंगा। तो द वर्ड कैंसर इज अ किलर जो हमारे माइंड सेट में बैठ गया है वो, बट कैंसर इज नॉट। आज हम 2025 में जी रहे हैं जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल हेल्थ ने इतना इवोल्यूशन कर लिया है कि हम कैंसर को बहुत सक्षम तरीके से इलाज कर सकते हैं, उसको पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हर 8 आदमी में से एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होगा। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो तो मेरा जीवन खत्म हो गया। प्रोस्टेट कैंसर वन ऑफ द गुड कैंसर जो बॉडी में आता है, वो स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, अक्सर ओल्ड एज में 60 साल के बाद होता है। और प्रोस्टेट कैंसर का बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का सिंपल सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि आप ये टेस्ट कराते हो, जैसे आप अपना शुगर कराते हो, BP कराते हो, कोलेस्ट्रॉल कराते हो, थायराइड कराते हो। ऐसे अगर आप प्रोस्टेट टेस्ट कराते हो तो बता देगा कि ये वैल्यू बढ़ी हुई है, तो कुछ डाउट आ जाता है कि हाँ इसमें कैंसर के लक्षण है। बट अक्सर इन्फेक्शन में भी और ग्लैंड बड़ा होने पर भी ये PSA बढ़ सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर घबराना नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर भले ही मोस्ट कॉमन कैंसर है, बट फिर भी उसका डेथ रेट बहुत कम होता है, उससे आप मरते नहीं हो। और आज की डेट में हमारे बहुत सारे इलाज अवेलेबल है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को सशक्त तरीके से हरा सकते हैं। अब रही बात ब्लैडर कैंसर की। ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर या पेशाब की थैली या मसाना, ये एक ऑर्गन होता है जो हमारा पेशाब को स्टोर करता है। और जब भी हम पेशाब करते हैं तो इसी के द्वारा करते हैं। जो लोग काफी बार स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं, उसमें ये ब्लैडर कैंसर बन जाता है। ब्लैडर कैंसर टॉप 10 कैंसर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। लेकिन ब्लैडर कैंसर का बड़ा सिंपल साइन होता है कि उसमें पेशाब में ब्लड आता है। अगर पेशाब में खून आ रहा है या पेशाब में लाल रंग के कतरे आ रहे हैं तो ये ब्लैडर कैंसर सिम्टम होता है। तो बहुत ही अनलाइकली होता है कि ब्लैडर कैंसर हो जाए, मुझे पता ना लगे। ब्लैडर कैंसर बहुत जल्दी ब्लड में यूरिन लाता है और फट से बता देता है कि मैं शायद वहां पर हूं, और आपको सचेत कर देता है कि आप डॉक्टर से जाके मिले। सर, ये कैंसर स्पेशली प्रोस्टेट और टेस्टिकुलर क्या यंग मैन को भी इफेक्ट करते हैं, लाइक हम जैसे 20, 25, 30, 35 साल वाले लोगों को?
हम एक और तीसरे प्रकार के कैंसर की बात कर रहे हैं जो है टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिस यानी अंडकोश, जो हमारी गोलियां जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं या फिर बॉल्स बोलते हैं। तो ये एक बहुत नेग्लेक्टेड कॉज है मेल हेल्थ का। आप लोग को ताज्जुब होगा जानने में कि 40 साल से यंग लोगों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है वो सॉलिड ऑर्गन का वो टेस्टिकुलर कैंसर होता है। तो अगर आप यंग हैं तो टेस्टिकुलर कैंसर बहुत कॉमन कैंसर होता है और उसका बड़ा सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि अगर आप जब भी आप नहा रहे हो तो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। ये हम काफी प्रमोट भी करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और फील योर बॉल्स ऐसे करके और स्क्रॉल थ्रू योर बॉल्स। जब भी आप नहा रहे हो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार अपनी गोलियों के ऊपर जस्ट हल्के हाथ से हाथ लगा के देखिए और एग्जामिन करिए कुछ आपको कोई इरेगुलरिटी, कुछ नॉर्मलिटी या कुछ अपसेटिंग या कुछ भी ऐसा जो कि दूसरी गोली से डिफरेंट है, ऐसा अगर डिफरेंट लग रहा हो तो आप सतर्क हो जाए और डॉक्टर से आके मिले। तो टेस्टिकुलर कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है और आज की डेट में जब भी पहले कैंसर हुआ करता था 1950-60 में तो ये ऑलमोस्ट डेडली कैंसर हुआ था। बट जिस हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया है अपने आप को, मेडिकल साइंस ने इवॉल्व किया है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ड्रग्स ने इवॉल्व किया है, आज की डेट में टेस्टिकुलर कैंसर 95% केसेस में ऑलमोस्ट क्यूरेबल हो जाता है अगर इसको टाइमली डिटेक्ट करें। सेकंड क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा मुझसे आपने प्रोस्टेट कैंसर। तो एक तरफ जहाँ टेस्टिकुलर कैंसर यंग लोगों में होता है वहीं प्रोस्टेट कैंसर केवल मोस्टली ओल्ड एज कैंसर होता है। तो अगर हम बात करें 40 साल से नीचे तो टेस्टिकुलर कैंसर और अगर 50 या उससे ऊपर तो प्रोस्टेट कैंसर। आज की डेट में हम देख रहे हैं जैसे हमारा खान पान लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, ये सब एक ओवरलैपिंग हो जा रहा है। टेस्टिकुलर कैंसर ओल्ड में मिलना शुरू हो गया है और प्रोस्टेट कैंसर यंग में मिलना भी शुरू हो गया है। बट मोटा मोटी प्रोस्टेट कैंसर एक ओल्ड एज का कैंसर है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू करता है 50 के बाद तभी वो कैंसर रूप धारण कर सकता है। सो लाइफस्टाइल भी मैटर करता है इस पे। हाँ जी, तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे डिटेल में अभी तो एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कैंसर और लाइफस्टाइल बहुत इंटरलिंक्ड है। हम सारे जितने भी हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कुछ भी और बात करते हैं, इवन टुडे वी टॉक ऑफ नेचुरोपैथी, ये सब चीजें लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली हैं। तो अब क्वेश्चन ये कि आखिर लाइफस्टाइल में क्या चीजें खराब हैं, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या करें कि कैंसर हमें ना हो। तो नंबर एक बड़ा सिंपल सरल सा आंसर है जिसका है तंबाकू और अल्कोहल। ये 2 चीजें हमेशा ही बॉडी में बताई गई कि इनको नहीं करना चाहिए, कि हमेशा ये खराब हैं, हर चीज के लिए खराब हैं। तो तंबाकू या स्मोकिंग या फिर किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन करना एक कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर है। ब्लैडर कैंसर हुआ, किडनी कैंसर हुआ, इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। रही बात प्रोस्टेट कैंसर की, तो प्रोस्टेट कैंसर में टिपिकली स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत इफेक्ट नहीं करते, बट मेजर इफेक्ट करता है आपका ओबेसिटी, फैटी फूड खाना, ज्यादा गंदा सैचुरेटेड फैट खाना, जैसे कि हम रेड मीट बोलते हैं। टिपिकल रेड मीट बड़ी खराब मानी जाती है, सब पूरी दुनिया आप जानती है। प्रोसेस फूड हो गया, ट्रांस फैटी एसिड की बार-बार तला हुआ जो ऑयल होता है जो हमारे बहुत कॉमन होता है। तो ये सब जितना भी खराब फैट होता है ये सब ऑक्सीडेंट होते हैं। ये ऑक्सीडेंट जाके बॉडी में जाते हैं और ये डीएनए को डैमेज करते हैं और डीएनए को जब डैमेज होता है तो वो कैंसर सेल का रूप धारण कर लेता है और एक अनप्रोलिफरेटेड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है सेल की, जिसको हम कैंसर वर्ड बोल देते हैं। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल दैट मींस कि आप हेल्दी बैलेंस डाइट खाओ, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपना वेट कंट्रोल करो, आप स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहो। तो ना केवल आप शुगर से, बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से दूर रहोगे बट साथ साथ आप कैंसर से भी बचे रहोगे। सो डॉक्टर एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, कितना बड़ा रोल स्ट्रेस और सेक्सुअल हेल्थ प्ले करता है? तो नंबर एक बात है कि जब हम बात करें सेक्सुअल हेल्थ तो अगर हम यंग मेल हैं तो हमारे अंदर नॉर्मल टेस्टिस है, हमारे अंदर हार्मोन्स का प्रवाह है, तो उत्तेजना हमारे अंदर आएगी, तो इरेक्शन होगा हमारा और वो वीर्य बनेगा और वो वीर्य निकलेगा भी। तो वीर्य निकलना तो है ही। अब आप उसको मास्टरबेशन करके निकालो, चाहे आप उसको नाइटफॉल करके निकालो या चाहे आप उसको सेक्स करके निकालो, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन वो वीर्य तो निकलना ही है। हमारे स्पर्म्स का जनरल टर्नओवर 72 आवर्स बोलते हैं, मतलब आज एक स्पर्म बना है तो उसकी लाइफ 72 आवर्स तक होती है, 3 डेज तक की लाइफ बोलते हैं हम उसको रफली कि वो होती है। तो एक टर्नओवर लगातार कांस्टेंट चल रहा है। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मास्टरबेशन करने से मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा? ये बड़ा बहुत ही, अगर आप गूगल करोगे, बहुत ही हाईली गूगल सर्च क्वेश्चन है। तो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है, लेकिन इसमें काफी रिसर्च हुई और ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, बट जितना डेटा मिला, जितना साइंस डेटा इकट्ठा किया, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग बताई। उसने ये बोला कि अगर आप मास्टरबेशन करते हो, यंग एज में ज्यादा करते हो, तो आपका ये सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करते हो, तो आपका प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ये एक एसोसिएशन है, ये एक डेफिनेटिव कोरिलेशन स्टडी नहीं है, बट ये एसोसिएशन पाएगी कि जिन लोगों ने कोहॉर्ट को फॉलो किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव डेटा को स्टडी किया गया और पाया कि जिन लोगों ने मास्टरबेशन
ज्यादा किया है या सेक्सुअल ज्यादा करी है, उनको आगे जाके प्रोस्टेट कैंसर रिस्क कम हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे लोग मास्टरबेशन करना शुरू कर दें क्योंकि हमारा कैंसर रिस्क कम हो रहा है, बट दूसरी समझने की बात ये है कि जब इन लोगों में देखा गया तो इनका प्रोस्टेट ज्यादा बढ़ा, तो जिसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यानी प्रोस्टेट का नॉर्मल बढ़ना। तो अगर आप यंग एज ज्यादा मास्टरबेशन कर रहे हो तो आपका मे बी कैंसर रिस्क कम हो सकता है, बट आपका प्रोस्टेट का बढ़ने का रिस्क बढ़ जाएगा। बट ये सब एक डेफिनेटिव स्टेशन नहीं है, ये सब कुछ डेटा है जो साइंस ने स्टडी किया और कुछ कोरिलेशन बनाई, बट इस पे कोई कॉजल एसोसिएशन नहीं पाई गई। तो इसलिए मास्टरबेशन पर से कोई कैंसर का रिस्क बढ़ता है या घटता है, इस पे कोई हमारे पास डेफिनेटिव आंसर नहीं है। ये तो नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो होती है कि जब हम सेक्सुअल लाइफ की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं कि मैंने डॉक्टर साहब आज मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स किया, क्या मैंने ओरल सेक्स किया, ये सब बातें बहुत डिस्कस की जाती हैं। तो पहली बात कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो कैंसर का रिस्क होता है वो मेनली हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर में, जो फीमेल्स में आपने सुना होगा वैक्सीन आ गई आज की डेट में। आजकल मेल्स में भी पेनाइल कैंसर के लिए वैक्सीन लग रही है, जो कि एक सर्वाइकल कैंसर की भाई है बेसिकली। तो जब भी हम सेक्सुअली, इस बात को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बात कि हम सेक्स कैसे कर रहे हैं, कितना सेफली कर रहे हैं। इसमें आती है चीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब कि मैं मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा हूँ, मैं कॉन्डोम का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं, वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। और क्या वो कैंसर धारण कर सकते हैं, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर करता है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और मेल्स में यही कैंसर पेनाइल कैंसर या लिंग का कैंसर करता है। तो इसीलिए इसकी वैक्सीन आई कि जब भी बोल रहे हैं कि जब भी आप सेक्स से पहले, यानी यंग लड़कियों में 18 साल से पहले, या फिर यंग मेल्स में जिनके इंटरकोर्स बहुत अभी नहीं हुआ है, उनमें वैक्सीन लगा के इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना दें। बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का जो एसोसिएशन है वो फीमेल में सर्वाइकल कैंसर और मेल में लिंग का कैंसर या पेनाइल कैंसर से हो रहा है, बट इसका प्रोस्टेट कैंसर से या टेस्टिस कैंसर से कोई डेफिनेटली नहीं पाया गया। दूसरा जब हम सेक्स की बात कर रहे हैं वो है आपके नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हो तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू यूज प्रोटेक्शन। अगर आप सेम पार्टनर सेक्स कर रहे हो, आप प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर वो पार्टनर सेफ है, अगर वो सेक्सुअली वो किसी और पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर रहा, वो कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि आपको भी कोई और इन्फेक्शन होगा। ये बड़ी क्लियर सिंपल बात है। अब अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स संबंध रखते हैं और आप प्रॉपरली कॉन्डोम का यूज करते हैं, आप अपने आप को वैक्सीन लगवा रखी है, अगर वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन जो है, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है अभी इंडिया में, इसमें काफ़ी डिस्कशन है कि वो कितना फायदा करती है मेल्स में, तो आपको बस खाली एहतियात बरतनी है। उस केस में कैंसर से ज़्यादा रिस्क हो जाता है HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C का, जो एक मेल हेल्थ को बहुत डिस्टॉर्ट करते हैं। तो हमेशा एडवाइजेबल ये रहता है कि आप मल्टीपल पार्टनर सेक्स ना करें, नंबर 1। अगर करनी पड़े तो आप पूरी एहतियात बरत के करें। ये तो हो गया जी आपका सेक्सुअल हेल्थ का पार्ट। अब पार्ट 2 आता है कि जब मैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या ऐसा चेंज करूँ लाइफस्टाइल में कि और डिफरेंट हो जाए। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ यंग मेंस हेल्थ, कि हमें हमेशा डाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कि हमें सैचुरेटेड फैट से दूर रहना है, जो कि खराब फैट है उससे दूर रहना है। मीट हो गया या फिर आपका जो एक्सेसिव ऑयली फूड हो गया, उससे दूर रहना है। आप एग खा सकते हो, आप फिश खा सकते हो। एक बहुत कॉमन मिथ है, मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ इसको। गूगल पे आप बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखोगे, इवन मैंने भी एक वीडियो डाली थी बैक्स के सौजन्य से, कि डेयरी दूध पीने से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। बट मेरी ओपीडी में, स्पेशली मेरठ जोन में और ये गाजियाबाद जोन में जितने पेशेंट होते हैं, जैसे इनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया इनके फैमिली में, तो इनकी जो वाइफ्स होती हैं वो फट से दूध बंद कर देती है कि दूध से प्रोस्टेट कैंसर। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, और लोग गूगल आप देखोगे मिलेगा भी कि डेयरी कॉजेज प्रोस्टेट कैंसर, इज फैक्टर कैंसर। थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दूध से कैंसर नहीं होता, ये तो बड़ा सिंपल बात है। अगर दूध से कैंसर हो रहा होता तो दूध बंद हो गया होता। लेकिन अगर कहीं वेयर देयर इज स्मोक, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फायर, तो ये बात शुरू कैसे हुई? ये बात शुरू ऐसे हुई कि जो दूध होता है, जो कि बहुत सैचुरेटेड फैट वाला दूध है, वो पाया गया कि कैंसर का प्रोस्टेट में एक लिंक पाया गया कि ये सैचुरेटेड फैट है, खराब फैट है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर कर सकता है। नंबर 2 बात कि हमारे इंडिया में एक बहुत कॉमन हैबिट है कि हम रात को दूध पी के सोते हैं, ओल्ड एज में स्पेशली। जब हम वो रात को दूध पीते हैं तो उससे हम बार बार यूरिन जाते हैं, और ये सबको पता
होता है कि अगर कोई ओल्ड में बार बार रात को यूरिन जा रहा है तो उसको प्रोस्टेट की दिक्कत है। इस तरह वो बेचारा दूध जो है, रात को यूरिन जाने से प्रोस्टेट, और प्रोस्टेट में वो कैंसर से वो दूध सीधा लिंक हो गया हमारे इंडिया में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या दूध पीने से कैंसर होता है? नो। बड़ा सिंपल आंसर। क्या प्रोस्टेट कैंसर के मरीज को दूध पीना कम कर देना चाहिए? इसका आंसर समझते हैं। अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको बहुत एक्सेसिव क्रीमी मिल्क या बफेलो मिल्क या सैचुरेटेड फैट वाला मिल्क, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। बट आप आराम से शांति से स्किम्ड मिल्क ले सकते हो। आपको उल्टा प्रोस्टेट कैंसर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियां अगर फैला हुआ होता है तो हड्डियों में कमजोर हो जाती है, तो यू हैव टू टेक कैल्शियम। तो आप एक नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि आप डेयरी नहीं लोगे, ऐसा कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। सम स्टडीज हैं, कुछ सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं जिन्होंने उनको क्लब करके बता दिया जी कि आउटकम आ रही है। तो डेयरी हैज बीन एसोसिएटेड विद प्रोस्टेट कैंसर, बट डेयरी इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। डेयरी विल नेवर कॉज प्रोग्रेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ओनली थिंग इज द बैड फैट और द बैड डाइट विल कॉज द प्रोस्टेट कैंसर। आज रोबोटिक सर्जरी है, एआई है, लेजर टेक है, सब कुछ आ चुका है। क्या कैंसर ट्रीटमेंट ट्रूली फ्यूचरिस्टिक बन चुका है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हरीश जी आपने। हमारे पास बहुत सारे मिथ्स होते हैं आजकल, इतने सारे टर्म आ गई हैं, लैप्रोस्कोपी, ओपन, लेजर, रोबोटिक, एआई। तो ये एक मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा, सरल तरीके से मैं काफ़ी समझाता हूँ अपने मरीजों को। कि पहली चीज़ कि सबसे पहले ओपन सर्जरी समझते हैं। जब हम पुराने ज़माने में ओपन सर्जरी करते थे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन कम हो गई धीरे धीरे दूरबीन के साथ। ओपन सर्जरी में मेरा हाथ जो है पेट के अंदर जाएगा तो मैं ऑपरेशन करूंगा। ये मेरा हाथ 4-5 सेंटीमीटर का है, ये मेरा हाथ 4-5 सेंटीमीटर का। अगर मुझे अंदर जाना है तो 10 सेंटीमीटर चीरा देना पड़ेगा, तभी तो मैं पेट में काम मिनिमम कम से कम काम करूंगा। अब मैं अंदर जाके काम कर रहा हूँ। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो ब्लैडर है, ये बहुत डीप में नीचे पेल्विस में पेट के नीचे के हिस्से में होते हैं। अगर आप इसकी एनाटॉमी देखो, और मैं चाहूंगा आप फोटो दिखाओ इस वक्त एनाटॉमी की, तो हमारा हाथ को इतनी जगह मिलती नहीं है अंदर जाने की। तो हमारा जो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एक्सपोजर है वो काफ़ी खराब हो रहा था, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें डैमेज करके आ रहे थे आसपास की। तो हम सर्जरी तो कर रहे थे, बट हमारी शायद एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, जिसकी वजह से आउटकम थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे। ऐसा नहीं कहूँगा ऊपर से खराब है, पर थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर आई लैप्रोस्कोपी। तो लैप्रोस्कोपी क्या है? लैप्रोस्कोपी 4 या 5 छोटे छोटे छेद से किया गया ऑपरेशन है। इसको हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी की खास बात क्या है? बहुत ही बड़ी सर्जरी, आपने सुना होगा पथरी का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी के लिए हो जाता है, हर्निया का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी के लिए हो जाता है, इवन बहुत बार किडनी निकालने का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी के लिए कर देते हैं। पर जब हम बात करते हैं पेल्विस में लैप्रोस्कोपी करने की, तो कुछ हमें ड्रॉबैक्स मिलती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं। लैप्रोस्कोपी में हमारा जो हाथ है वो ऐसे मतलब 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चलता है, मतलब ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। अब जब मैं ओपन सर्जरी में टाका ले रहा था अंदर, तो मेरा हाथ गोल घूम रहा था ऐसे। लैप्रोस्कोपी में वही टाका लेने के लिए मेरा हाथ गोल नहीं घूम पाता, तो उसमें क्या करना पड़ता है? मुझे ऐसे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरा प्लेन ऑफ मूवमेंट केवल राइट लेफ्ट अप डाउन ये वाले और अप फ्रंट बैक यही वाले प्लेन चलते हैं। तो मेरा जो प्रिसीजन होता टाके लेने में, उस डी से काम करने का, वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। लैप्रोस्कोपी में विजन 2D विजन होता है। नॉर्मली हम देखते हैं 3D है, मुझे पता है कि आप आगे बैठे हो, पीछे बैठा है, ये स्टीरियोप्सिस होता है, हमारी 2 आंखें आती हैं और बता दें कि डेप्थ का असेसमेंट हो जाता है। लैप्रोस्कोपी में डेप्थ असेसमेंट नहीं होता, मुझे सब कुछ एक प्लेन होता है टीवी की तरह, मुझे नहीं पता कौन आगे है, कौन सा स्ट्रक्चर पीछे, और मैं अंदाजे से काम करता हूं। इससे हमारी सर्जरी की जो फाइननेस है वो थोड़ी कम हो रही थी। फिर आया रोबोटिक सर्जरी। रोबोट ने काफी चीजें हल कर दी। रोबोट एक तरह की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, रोबोट की होल सर्जरी है। रोबोट में भी स्मॉल छेद से ही सर्जरी की जाती है। फिर डॉक्टर साहब रोबोट का फायदा क्या हुआ? आप लैप्रोस्कोपी और रोबोट में सेम चीज कर रहे हो। तो रोबोट का फायदा ये हुआ कि जैसे हम बोल रहे थे कि लैप्रोस्कोपी क्या दिक्कत है कि हमारा हाथ गोल नहीं घूमता, हमारा रिस्ट ऐसे नहीं घूमता, तो ये सोच रहे थे कोई ऐसा तरीका आ जाए कि जिससे हम हमारा हाथ की तरह काम तो कर ले वो, लेकिन ये इतना मोटा हाथ ना जाए अंदर, पतली सिलाई के आगे हमारा हाथ लगा दो। यू नो दिस वाज टेक्नोलॉजी। और इसी तरह बना एंडोरिस्ट। एंडोरिस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है। उसने उन पतली सिलाइयों पे आगे एक पतला सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो कि पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, ऐसे हाथ की तरह। तो मेरा मूवमेंट तो प्रिसाइज हो गया ओपन सर्जरी की तरह, साथ में मेरा विजन 3D दे दिया।
दूरबीन से काम हो रहा है बिना चीरे के, लेकिन 3D विजन दे दिया, मेरा विजन 10 टाइम्स बड़ा हो गया। इससे क्या हुआ कि मेरी सर्जरी बहुत प्रिसाइज हो गई, मैं बिना चीरे काम कर रहा हूँ, मेरी रिकवरी नहीं हुई। पहले आपने सुना होगा ओपन सर्जरी करते हैं जब टाके टूट जाएंगे, ज्यादा मत चलो, ये मत करो। अब मसल कटी नहीं, टाके टूटेंगे कैसे? टाके ही नहीं है ऐसे जो टूटने वाले हों। तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई, मरीज 1-2 दिन में ही घर चले जाते हैं, 12 घंटे के अंदर वॉक कर रहे हैं, स्मॉल चीजों से काम हो रहा है। बट काम का प्रिसीजन एक्सीलेंट हो गया, मूवमेंट बहुत प्रिसाइज हो गया, ब्लड लॉस बहुत कम हो गया, मैंने खराब हिस्से को निकाल दिया और अच्छे हिस्से को बॉडी में बचा लिया, तो मेरी आउटकम्स बहुत बेटर हो गई। तो रोबोट सर्जरी जब आया तो प्रोस्टेट के लिए स्पेशली आया। आज 25 साल हो गए हमें पहली रोबोटिक सर्जरी हुए हुए प्रोस्टेट कैंसर की, और पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश्ड है कि प्रोस्टेट अगर कैंसर है तो सर्जरी होगी तो रोबोटिक होगी। इतना हद तक कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज, सारे गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट्स, सारी आर्मी, ECHS, सारे गवर्नमेंट पैनल्स, सभी लोग रोबोट प्रोस्टेट कैंसर को अप्रूव करते हैं और कोई मना नहीं करता कि ये सर्जरी रोबोटिकली नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में सारे अप्रूवल्स हैं कि आप किसी भी तरह हो कि ये सर्जरी रोबोटिकली होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम किडनी कैंसर की बात करते हैं तो किडनी में गांठ होती है, तो पहले जमाने बोलते थे किडनी में गांठ हो गई, रसौली हो गई, उसको निकाल दो। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊंगा आपको मैं हरीश जी इसके साथ, कि जब मैं US से नया नया आया तो मेरे पास एक धामपुर के पास से एक पेशेंट आया और उसके किडनी में 2.5-3 सेंटीमीटर गांठ थी। तो मैंने उसको बोला, और वो रोबोट सर्जरी सुन के आया था मेरे पास कि मैं रोबोटिक सर्जन हूँ, आप रोबोटिक सर्जरी करो। तो मैंने कहा भैया मैं आपकी रोबोटिक सर्जरी कर दूंगा, लेकिन मैं आपकी किडनी को बचा सकता हूँ। वो बोलते नहीं डॉक्टर साहब, मेरी किडनी आपको निकालनी है। अच्छा। मैंने क्यों भाई, तुम्हारी किडनी बच जाएगी। शी वॉज 40 ईयर की लेडी थी, वो 45 ईयर की रफली। तो बोलता है नहीं क्यों? मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहता है कि मुझे धामपुर के, मुझे नजीबाबाद के, मुझे मुरादाबाद के सब डॉक्टर ने बता के भेजा है कि अगर गुर्दे में गांठ हो तो गुर्दे को निकाल देना चाहिए, गुर्दे को बचाने से गांठ वापस आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड किडनी कैंसर डे सेलिब्रेट किया 19 जून को, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे साथ थे। तो आज की डेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर किडनी में गांठ मिलती है, रसौली मिलती है, कुछ भी मिलती है, तो हम 70 to 80% केस में किडनी को बचा पाते हैं। बिकॉज हर किडनी का एक कुछ मैटर करता है, चाहे हम किडनी बचाएं या निकालें, उससे कैंसर रिकरेंस रेट डिफरेंट नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। और रोबोटिक सर्जरी द्वारा इतनी प्रिसाइज सूचरिंग से हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, जिससे हम 4 से 5 छोटे छोटे चीरे देके, जो कि 5 से 8 mm के चीरे होते हैं, उनसे हम जाते हैं और उस ट्यूमर को एक बैग में रख के निकाल लाते हैं और किडनी को बचा लेते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन है जिससे साइंस इवॉल्व हो रही है और हम कैंसर फील्ड को बहुत आगे ले जा रहे हैं। थर्ड चीज आपने बोली लेजर। हम अक्सर लेजर को रोबोट से और लैप्रोस्कोपी से कंफ्यूज करते हैं। तो लेजर एक सिंपल एनर्जी है, लेजर एक एनर्जी डिवाइस था, और लेजर सर्जरी यूरोलॉजी में बहुत कॉमन होती है, स्पेशली प्रोस्टेट में या ब्लैडर में इसका यूज होता है। तो लेजर सर्जरी क्या होती है, जब भी आपका या स्टोन सर्जरी में जब भी हम पेशाब के रास्ते जाते हैं दूरबीन लेके, तो किसी का अगर नॉर्मल प्रोस्टेट है जो बढ़ गया है, जिसमें कैंसर के लक्षण नहीं है, तो हम उसको लेजर से प्रोस्टेट को चिप बाय चिप निकालते हैं और उसके बाद उसका साइज छोटा कर देते हैं ताकि हम पेशेंट का यूरिन आराम से आ सके। उसी तरह जब भी कोई स्टोन होता है किसी को, उसको हम दूरबीन द्वारा पेशाब के रास्ते या पतला सा चीरा देके किडनी के रास्ते जाते हैं और उस स्टोन को लेजर तोड़ देते हैं और पूरा क्लियर करके आ जाते हैं। तो लेजर सर्जरी रोबोटिक सर्जरी नहीं होती। लेजर सर्जरी एक सर्जरी है जिसमें कि हम एक इफेक्टिव मीडियम से, जिससे ब्लड लॉस कम होता है, उससे हम वो ऑपरेशन कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं लेजर की। तो आजकल बहुत सारे टर्म आ गई, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक, लेजर, दूरबीन की सर्जरी, और सब कंफ्यूजिंग है। तो बड़ी क्लियर बात है कि लेजर एक एनर्जी मीडियम है, एक माध्यम है एनर्जी का। लेजर कोई सर्जरी नहीं करता, लेजर एक एनर्जी सोर्स है जिससे कि हम सर्जरी करते हैं। मोस्टली जब दूरबीन की सर्जरी करते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं यूरोलॉजी में, जैसे कि प्रोस्टेट बढ़ गया है जिसमें कैंसर नहीं है और उसको भी रास्ता खोलना है, या फिर स्टोन है उसको तोड़ना है दूरबीन से ही करके, चाहे वो पेशाब के रास्ते जाए या किडनी में छोटा छेद करके जाए, तो अक्सर हम लेजर शब्द का यूज करते हैं। लेजर एक एनर्जी सोर्स है जो कि बहुत प्रिसाइजली प्रोस्टेट को या स्टोन को चिप बाय चिप काटती है, तोड़ती है, और उसको बाहर हम दूरबीन के रास्ते ही निकाल पाते हैं। उससे ब्लीडिंग कम होती है और वो इतना पतला फाइबर होता है कि वो आराम से दूरबीन के रास्ते चला जाता है। ये सब चीजें होती है जो लेजर सर्जरी के बारे में होती है। लेजर जो है रोबोट से डायरेक्टली लिंक नहीं है। रोबोट एक अलग सर्जरी है जो कि हम मोस्टली कैंसर में, बट और नॉन कैंसर में भी आ रहा है इसका रोल, लेकिन वो एक माध्यम है सर्जरी करने का। और लेजर केवल एक एनर्जी सोर्स है जो सर्जरी के माध्यम में यूज की जा सकती है। नॉर्मली रोबोटिक सर्जरी में लेजर यूज नहीं होती। नॉर्मली एंडोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन द्वारा जो पेशाब के रास्ते सर्जरी की जाती है, उसमें लेजर का प्रयोग
ज्यादातर होता है। तो लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक बड़े भाई छोटे भाई की तरह है, बट लेजर एक अलग तरह की चीज है, इसका कोई रोबोट से संबंध नहीं होता है। अब लास्ट बात पूछा आपने AI ड्रिवन सर्जरी। तो जब भी हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं तो लोगों को लगता है जैसे हम जाते हैं ना, वो वीडियो आती है कॉफी शॉप की कि जी रोबोट कॉफी बना रहा है, तो हमने एक बटन दबा दिया, हमें क्या क्या कॉफी में चाहिए, और फिर वो सामने रोबोट था, उसने वो सब डाला, आपको ग्लास में लाके दे दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि रोबोट सर्जरी में भी रोबोट सर्जरी कर रहा है और हम बटन दबा देंगे और ऐसा सर्जरी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ये AI का विजन है कि ऐसा हो कि अगले 50-100 साल में कि हम बटन दबाएं और प्रोस्टेट कैंसर निकल के बाहर आ जाए, हम बटन दबाएं और किडनी कैंसर की सर्जरी हो जाए, हम बटन दबाएं पथरी की सर्जरी हो जाए, लेकिन हम उससे भी बहुत दूर हैं। तो आज की डेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रोबोट सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं करता। रोबोट एक माध्यम है सर्जरी करने का, जो कि मैंने फायदे आपको बताए। सर्जरी आदमी ही करता है या इंसान ही करता है। जब मैं रुक जाऊंगा तो रोबोट भी रुक जाएगा, मैं ऑपरेशन करूंगा तो रोबोट उसको इमिटेट करता है। रोबोटिक सर्जरी का रोबोट खुद ऑपरेशन नहीं करता। बहुत बार ऐसे मिथ्स आते हैं, अखबारों में आते हैं लोकल, कि रोबोटिक सर्जरी से फलाना मौत हो गई। अभी कुछ इंसिडेंट्स, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रिसेंट हॉस्पिटल्स में हुए हैं जिसमें रोबोटिक को ब्लेम कर दिया गया कि ये ऑपरेशन इसलिए खराब हुआ या इसलिए कॉम्प्लिकेशन हुआ क्योंकि वो रोबोट से कर रहे थे, अगर ये ओपन करते तो ये ना होता। तो ये कंप्लीटली एक मिथ है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन सेम होता है, वो रोबोट को माध्यम यूज करता है। रोबोट के पास अभी ऑटोनॉमस पावर नहीं है कि वो रोबोट करे। हम ये सोचते हैं कि हम AI से ऐसा करें कि हम बटन दबा दें और ये काम हो जाए। रिसेंटली 1-2 साल पहले जॉन हॉपकिंस में उन्होंने करा कि 2 इंटेस्टाइन के पीसेस को उन्होंने जोड़ दो और रोबोट को बोला कि ऐसे जोड़ना है। काफी ट्रैकिंग करी, काफी मॉनिटरिंग करी, तब जाके रोबोट अपने आप टाके लगा पाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो अभी हम फुल ऑटोमेटेड सर्जरी से काफी दूर हैं, बट फिर भी इन सब चीजों ने कैंसर सर्जरी के फील्ड को एक फ्यूचरिस्टिक फील्ड दे दिया है, एक पूरा नया आयाम हो गया है। सर्जरी आज की डेट में बहुत सेफ हो गई है, बहुत क्विक रिकवरी हो गई है और बेसिकली एक टेक्नोलॉजी के आने से बहुत प्रिसाइज भी हो गई है। टेस्टिकुलर कैंसर के वार्निंग साइन क्या हैं जो हर लड़के को पता होने चाहिए? तो ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे यंग भाइयों को और दोस्तों को बताना चाहूंगा कि टेस्टिकुलर कैंसर एक बहुत प्रिवेंटेबल कैंसर है, इन द सेंस कि आप उसको टाइमली अगर डायग्नोज कर लो तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है। इट इज ऑलमोस्ट अ कैंसर फॉर क्योर, वी आर टॉकिंग ऑफ क्योर हियर, कंप्लीटली जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें। और बड़ा सिंपल सा, बड़ा सरल सा एग्जामिनेशन होता है जिसको हम टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसमें हम कुछ खास नहीं करते, हम कहते हैं कि हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार जब भी आप नहा रहे हो, आप जेंटली अपने फिंगर से अपनी बॉल्स को रब करिए, दोनों तरफ से जेंटली पकड़ के रब करें और एग्जामिन करें कि कोई आपको कोई गांठ, कोई नोड्यूल, कोई इरेगुलरिटी, कुछ भी अनयूजुअल महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि टेस्टिकुलर कैंसर बता देता है कोई अपनी गांठ की फॉर्म में कि मैं हूं। होता क्या है कि हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग एग्जामिन नहीं करते हैं। वी आर सो नेग्लिजेंट अपनी हेल्थ के बारे में कि हम खुद की टेस्टिस कभी एग्जामिन करते ही नहीं है। और मैं आप खुद ही सोचिएगा जहाँ इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या मैंने कभी अपनी लास्ट टाइम टेस्ट एग्जामिन करी है, और उसका आंसर मोस्टली नहीं आएगा। तो अगर आप रेगुलर एग्जामिनेशन करें, शुरू में 2 हफ्ते 3 हफ्ते फिर महीने में एक बार करें तो भी हम ओके हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नोटिस किया जो कि अनयूजुअल है तो डॉक्टर से मिले, हम एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, उस अल्ट्रासाउंड दिख जाएगा कि टेस्टिस के अंदर कुछ अलग इरेगुलरिटी है, कुछ गड़बड़ है। फिर उसके आगे उसका इवैल्यूएशन होगा और आप उसको सही समय से सही तरीके से खत्म कर सकते हैं। कोई बड़ा एग्जामिन नहीं करना, सेल्फ एग्जामिन करना है। कोई बड़ा स्कैन नहीं करना कि जो आपको बताए कि आपको कैंसर है या नहीं है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। एक मिथ और चल रहा है, कैंसर का मतलब लाइफ खत्म। आपका रियल आंसर क्या है इस पर? तो ऐसा है, आपने बात करी ऑलरेडी कि हम लोग बहुत सोचते हैं कैंसर हो गया तो लाइफ खत्म हो गई, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में कैंसर का इतना सक्षम तरीके से इलाज अवेलेबल है कि केवल हमें टाइम पे डायग्नोसिस चाहिए। हम टाइम पे अगर उसको डायग्नोस कर ले तो हम उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। आज हमारे पास ना केवल सर्जरी में ओपन और लैप्रोस्कोपी है, बट रोबोटिक सर्जरी है। हमारे पास एडवांस लेजर्स है, एडवांस टूल्स है जिससे हम पूरी तरह उसको निकाल सकते हैं। रेडिएशन
मशीन इतनी एडवांस हो गई है रेडियोथेरेपी कि हम पूरा कैंसर को फोकस करके खाली उसको जलाएंगे या उसको खराब करेंगे और बाकी सारे हिस्से को बचा लेते हैं। और जब हम बात करते हैं कि सिस्टमिक थेरेपी या मेडिकल थेरेपी में, तो पहले कीमोथेरेपी सुनते थे कि उल्टी आएगी, बाल झड़ जाएंगे, ये सब होगा। आज भी कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जेनेटिक प्रिसाइज थेरेपी, इतनी सारी थेरेपीज हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम कैंसर को सक्षम तरीके से जड़ से खत्म कर सकते हैं। ओके, सो सर क्या कोई लाइफस्टाइल या माइंडसेट आप रिकमेंड करेंगे जो लोगों को फॉलो करना चाहिए? कैंसर से बचने का या कैंसर से लड़ने का केवल एक ही माइंडसेट है। पहला, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हमें अच्छा लाइफस्टाइल, जो कि मैंने पहले भी बताया और मैं दोबारा ब्रीफ करूंगा, कि हमें अच्छा खाना खाना है, हेल्दी बैलेंस डाइट खानी है, हमें स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने हैं, और हमें जो है खराब आदतों से, खराब फैटी फूड से, खराब डाइट से दूर रहना है। यही एक बहुत मेजर चेंज कर देगा जिससे कि हम अपने कैंसर को रोक सकते हैं, ये कैंसर को आने को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट इज कि आप एक नॉर्मल अच्छा लाइफस्टाइल जिए, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, किसी फॉर्म में करें, बट इफ यू ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल, जैसे बड़ा स्टैंडर्ड है, एंड द बॉडी विल ट्रीट यू लाइक अ टेम्पल, दैट मीन्स कि बॉडी, अगर आप बॉडी केयर करोगे तो बॉडी वापस आपकी केयर करेगी और आप इन सब बीमारियों से दूर रहोगे। सर, अगर आपको इंडिया के यूथ को एक मैसेज देना हो रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेल्फ केयर, तो आप क्या देंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हरीश जी आपने। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे यूथ, यंग फ्रेंड्स को और भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग काम करें, पूरी दिल लगाए काम करें, मेहनत करें, करियर बनाएं, जीवन में आगे बढ़ें, बट अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट मत करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को मिसकंसेप्शन और मिथ से दूर रखें। हम डॉक्टर गूगल की बात करते हैं, डॉक्टर चैट जीपीटी भी आ गए हैं। दिन पर दिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, साइंस, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन का एक बूम आ रहा है, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतना कुछ इंफॉर्मेशन है, हमें पता ही नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ है, और ये बहुत मुश्किल है एसेस करना जब हमें नॉलेज नहीं होती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपना रेगुलर एग्जामिनेशन करें, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करें ताकि हम टेस्टिस कैंसर से बचे रहें या उसको टाइमली पकड़ लें। नंबर 3, स्मोकिंग अल्कोहल, ये एक स्टैंडर्ड चीज़ें, इनसे दूर रहें, इसमें कोई फाइनेशन नहीं है। अपना रेगुलर व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी बैलेंस डाइट लें जितना पॉसिबल है। मुझे पता है आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, इट इज़ ईजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस। हम बोलना आसान है, बट हम कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। हमें बैड खाना, बैड फूड अवॉइड करना है, हमें सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना है, हमें अल्कोहल अवॉइड करना है। ये कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, ये हमें शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के अलावा कैंसर से भी दूर रखती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कुछ अनयूजुअल नोटिस करें, जब भी हमें कुछ लगे, तो वी ट्राई टू कनेक्ट टू अ फिजिशियन, हम एक डॉक्टर से जाके मिलें, हम सही इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करें। हम ये ना सोचें कि हमारी जिंदगी खराब हो गई। जैसे कि बड़ा एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि मरीज बोलता है मुझे खुजली है या मुझे खांसता है, और आप गूगल से अपने डायग्नोसिस पूछोगे तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर लिखा आ जाएगा। तो कैंसर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, खाली कैंसर वर्ड सुन के उससे परेशान ना हो। देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी, इट इज अ वेरी हेटेरोजेनस ग्रुप, बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। तो खाली कैंसर वर्ड को समझ के उसे निराश ना हो, उसको डट कर अगर है तो फाइट करें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। सो सर, क्या मास्टरबेशन से कैंसर होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने हरीश जी। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, ये एक सोसाइटी में चलता है कि मास्टरबेशन इज बैड, या हस्तमैथुन करना खराब है, ये मास्टरबेशन बैड होता है। मोटा मोटी अगर हम क्लियर बात करें कि मास्टरबेशन क्या है, मास्टरबेशन एक वीर्य को निकालने की प्रगति है जिसमें ये आपको ऑर्गेज्म आता है, आपको एक अच्छी खुशी मिलती है और वीर्य बॉडी के बाहर निकलता है। हमारे पास टेस्टिस है, हमारे पास प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकुलर ग्लैंड्स हैं कुछ जो एक वीर्य बना रहे हैं, हमारे पास बॉडी में हार्मोन है जो तेजना कर रहे हैं। तो मास्टरबेशन करना एक स्वाभाविक चीज है, और बॉडी की स्पर्म की लाइफ 72 घंटे होती है, 3 दिन की होती है, तो हम मास्टरबेशन आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि मास्टरबेशन से क्या कैंसर होता है। स्पेशली ये क्वेश्चन प्रोस्टेट कैंसर के लिए बड़ा डिस्कस किया जाता है कि अगर हम यंग एज में मास्टरबेशन ज्यादा करते हैं, हम सेक्स ज्यादा करते हैं, तो क्या हमें बाद में कैंसर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस पर काफी स्टडीज हुई, इसका मेरे पास कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, बट जितना साइंस से डेटा पर आया, जितना हमने स्टडीज करी, उसमें यह पाया गया कि अगर आप मास्टरबेशन ज्यादा करते हो तो उल्टा प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क
कम हो जाता है, उन मरीजों में, उन पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर कम पाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आज मास्टरबेशन करना शुरू कर दें, नहीं। मेनली आइडिया ये है कि मास्टरबेशन करने से कैंसर नहीं होता, इसका आंसर पक्का नो है। लेकिन क्या मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट कैंसर कम होता है, ये एक अनक्लियर क्वेश्चन है। साथ में पाया गया कि जो लोग ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं उनका ओल्ड एज है, प्रोस्टेट ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो भले वो कैंसर रूप धारण नहीं करता बट वो बड़ा ज्यादा होता है। बट ये सारी एसोसिएशन जो है ये एक क्लिनिकल एसोसिएशंस है, ये कोई कॉजल एसोसिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कहता हूं कि मुझे मच्छर ने काटा तो मलेरिया हो जाएगा या मुझे टीबी का बैक्टीरिया आया तो टीबी हो जाएगा। ये ऐसी एसोसिएशन नहीं मिली है कि मैं मास्टरबेशन करूं तो मेरा कैंसर का रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल जीवन की प्रक्रिया है, जो एक यंग आदमी जो कि सेक्सुअली एक्टिव है और जिसके जो ना सेक्स नहीं कर पा रहा तो वो मास्टरबेशन करके अपने वीर्य को बाहर निकाल रहा है, उसके लिए नॉर्मल है और इसका कोई भी कैंसर से रिलेशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ इतनी जानकारियाँ साझा करी जो हमारे व्यूअर्स को भी मिली। सो हमारे कुछ भी कमेंट्स होंगे सो हम उस पर अपने एक्सपर्ट से आपकी राय रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी हरीश जी। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड हेल्थ केयर इंसाइट्स के साथ, जहां हमने जाना किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, कैसे रोबोटिक सर्जरी बना रही है फ्यूचर ऑफ ऑन्कोलॉजी, सब कुछ डॉक्टर हर्षित गर्ग सर के वैल्यूएबल एक्सपीरियंस से। डॉक्टर गर्ग आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया और इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे लिसनर के साथ शेयर की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और फॉलो करें और याद रखिए हेल्थ केयर अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंशन। मैं हूं हरीश और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ और एक नए टॉपिक पर, सिर्फ हेल्थ केयर इंसाइट पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।